नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान पर तो मैं आपको लगातार अपडेट दे ही रहा हूं और फिलहाल खबर यह है कि ईरान की जनता पूरी तरह से खड़ी है अपने सरकार के साथ। इजराइल और अमेरिका के पांव डगमगा रहे हैं, कांप रहे हैं कोई भी फैसला लेने का। ट्रंप कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे बढ़ रहे हैं। इजराइल का अखबार यह कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल के सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने ट्रंप से कहा है कि जल्दबाजी ना करें, अभी और तैयारी की जरूरत है। और इन सब के बीच में ईरान लगातार क्लैम्प डाउन कर रहा है उनके ऊपर जो मोसाद और सीआईए के लोग हैं, जो ईरान में तख्ता पलट करना चाहते हैं। शाह रजा पहलवी अमेरिका में तड़प बहुत रहा है, लेकिन गद्दी तक पहुंचने की उसकी ख्वाहिश लगता है अभी फिलहाल पूरी होने वाली नहीं है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर गजा से आई है कि गजा पर ट्रंप ऐलान करने वाला है सेकेंड फेज के सीज फायर का। वैसे तो फर्स्ट फेज का सीज फायर क्या ही चल रहा है, 100 से ज्यादा बच्चों को मार दिया गया है फर्स्ट फेज के सीज फायर में। लगातार बमबारी हो रही है, यहां तक कि कैंपों और स्कूलों में भी बमबारी हो रही है। लेकिन फलस्तीन के बहादुर लोग अपने तरह से तैयारी कर रहे हैं। एक तस्वीर आई जिसमें फलस्तीन में जो नई डॉक्टर्स बनी हैं उन्होंने अपनी सेल्फी डाली और कहा कि फलस्तीन के लिए हम सारी जिंदगी काम करते रहेंगे। जो हमारे सीनियर डॉक्टर शहीद हुए हैं हम उनकी जगह लेंगे और फलस्तीनियों की सेवा करते रहेंगे। तो गजा के अंदर ये जो सेकेंड फेज का प्लान है, इसके लिए पीस कीपिंग फोर्स रखने की बात हुई है, जिसको गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स कहा गया है। इसमें एक टेक्निकल गवर्नमेंट बनाने की बात भी है और यह भी खबर आई है कि हमास सिनवार के बाद अपना नया लीडर चुनने के लिए जा रहा है। 2-4 दिन के अंदर हमास के नए लीडर की घोषणा भी हो जाएगी। निकोलाई म्लादानेव हैं जो यूएन के एक्स ऑफिसर हैं, उनको फिलहाल फलस्तीन का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा है, जो फलस्तीन में फिलहाल जो डेवलपमेंट का काम होगा, रीडेवलपमेंट का काम होगा, वो देखेंगे। और जो स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी उसमें ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज की आर्मी के लोग होंगे, जो गजा के अंदर शांति बनाने का काम करेगी। अब सबसे बड़ा पेंच वहीं फंसा हुआ है कि इजराइल बजिद है कि हमास अपने हथियार डाले, और हमास ने यह तय किया है, बार बार कहा है कि हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। हथियार वाले मसले पर बीच में ट्रंप का बयान जरूर आया था जब नेतन्याहू अमेरिका गया था, लेकिन ट्रंप ने भी कोई बहुत सख्त बयान नहीं दिया है। अब सेकेंड फेज में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आपको बिल्कुल चौंका कर रख देंगे। एमिराती लीक्स ने एक लीक किया है। लीक का मतलब यह होता है कि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको कहीं से हासिल किया है और बताया यह गया है, उस डॉक्यूमेंट में यह बताया गया है कि यूएई की जो सरकार है वो गजा में जब जंग चल रही थी इजराइल की, तो उसके लिए सीधे आर्मी भेजने, इंटेलिजेंस मुहैया कराने और रसद सहायता के लिए लाल सागर, रेड सी में जो उसके ठिकाने हैं उनको उपयोग करने को तैयार था। उसने इजराइल से कहा था कि आप हमारे ठिकानों का इस्तेमाल कीजिए, चाहिए तो यहां से गजा के ऊपर हमला कीजिए, चाहिए तो यहां से इंटेलिजेंस इकट्ठा कीजिए, और चाहिए तो यहां से रसद भेजिए। यह कहानी टर्की की नहीं है, यह कहानी यूएई की है, जो एक अरब मुल्क है और जिसके बारे में अब बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि इजराइल का अगर सबसे बड़ा हमकदम कोई है, और हमकदम भी नहीं है, दरअसल गुलामी कर रहा है, नंबर 2 पर चल रहा है, इजराइल के आदेश मानता है यूएई। आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, यूएई ने दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट इजराइल में किया हुआ है और यूएई इजराइल के साथ शाना बशाना खड़ा था गजा के लोगों को मारने के लिए, अरब लोगों को मारने के लिए। और यह कहानी सिर्फ गजा की नहीं है, यमन की कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं। यमन के एक हिस्से पर यूएई के समर्थित जो मिलिशिया थे उनका कब्जा था, और जो यूएई के समर्थक मिलिशिया थे वो प्रो इजराइल थे। वो इजराइल के कहने पर सारा कुछ हुआ था। इजराइल चाहता था कि यमन के अंदर एक बेस बन जाए जिससे वो हूथियों का मुकाबला भी कर सके और ईरान के ऊपर भी हमला कर सके। यमन को 2-3 हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि यमन कोई खतरा ना रहे। तो इजराइल का जो ये खेल है कि फॉल्ट लाइंस, जो फिरकों पे फॉल्ट लाइंस बनी हुई है, अलग अलग फिरके अलग अलग अरब मुल्कों में कई बार आपस में लड़ते रहते हैं, उसका इस्तेमाल करके हर मुल्क को गृह युद्ध में ढकेल दे, हर मुल्क में इस तरह की लड़ाइयां चलती रहे ताकि वो इजराइल के लिए खतरा ना रहे और इजराइल वहां की जमीन पर, वहां के असबाब पर लगातार कब्जा करते रहे।
आप जानते हैं सीरिया में यही खेल हुआ और यही खेल यमन में यह करना चाहते थे। सऊदी अरबिया के समझ में आ गया कि अगर हमारे बगल में इजराइल की अगर एक बस्ती होगी, इजराइल का बेस होगा, तो वो हमारे लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। वैसे भी ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है उसमें तो सऊदी अरबिया की जमीन भी शामिल है। तो सऊदी अरबिया ने इजराइल और यूएई की 10 साल की मेहनत को 5 दिन में बर्बाद कर दिया। अगर सोमालिया की बात लें तो सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला इकलौता मुल्क है इजराइल, और यूएई चाहता था कि दुनिया के कुछ और मुल्क सोमालीलैंड को मान्यता दे दें। यहां तक कि बताया जा रहा है भारत के ऊपर भी दबाव पड़ रहा था, लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि सऊदी अरबिया को दुश्मन बनाकर यूएई को दोस्त बनाने में कुछ भी हासिल नहीं होगा हिंदुस्तान को। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के एक सारी कंट्री, चाहे वो कतर हो, चाहे ओमान हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, जितने भी मुल्क हैं, सबने एक साथ ये कहा कि हम सोमालीलैंड को बिल्कुल मान्यता नहीं देते हैं, और एक प्रस्ताव पास किया जिसमें सऊदी अरबिया ने कहा कि सोमालीलैंड को जो भी मान्यता देगा उसके साथ हम वही बिहेव करेंगे जो इजराइल के साथ करते हैं। सूडान में आप देख लीजिए, सूडान में सरकार के खिलाफ जो एक पूरा आंदोलन चल रहा था, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं, सूडान में जो खून की नदियां बहाई गई हैं, उसमें यूएई की अपनी भूमिका थी। यूएई वहां हथियार भी दे रहा था, पैसे भी दे रहा था, जो इमदाद भेज रहा था, इमदाद के भेस में वहां पर हथियार भेज रहा था और इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा था। सऊदी अरबिया ने सूडान के अंदर भी यूएई का जो पूरा खेल है वो खेल बर्बाद कर दिया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि शोर ईरान का ज्यादा है, लेकिन असल लड़ाई जो मिडिल ईस्ट में चल रही है वो सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में चल रही है। और मजेदार कॉम्बिनेशन ये बना है कि इजराइल के खतरे के सामने सऊदी अरबिया और टर्की आपस में मिलजुल कर चल रहे हैं। आप ईरान के सिलसिले में देख लीजिए, सऊदी अरबिया, कतर और ओमान, इन तीनों मुल्कों ने अमेरिका से कहा है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ईरान के ऊपर हमला करें, आपको डी एस्केलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ईरान के ऊपर हमला किया तो हमारे मुल्कों में जो आपके बेसेस हैं उनके ऊपर ईरान हमला करेगा। और असल बात यह है कि अगर ईरान टूट जाता है, अगर ईरान में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, अगर ईरान में तख्ता पलट हो जाता है, अगर ईरान में शाह रजा पहलवी जैसा आदमी गद्दी पर बैठ जाता है, तो आप समझिए कि ईरान के अंदर भी इजराइल की बस्ती बन गई। ईरान के अंदर इजराइल की बस्ती बनने का मतलब है कि सीरिया का जो लगा हुआ इलाका है उस पर इजराइल कब्जा करना शुरू कर देगा और टर्की के लिए मुश्किलात खड़ा करेगा, और साथ में सऊदी अरबिया के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाएगा, ओमान के सामने खड़ा हो जाएगा, और कब इनकी जमीनें कब्जा कर लेगा आप कह ही नहीं सकते। इसलिए चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, यूएई इसमें शामिल नहीं है। ये तीनों मुल्क एक साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जंग ना हो, और इसमें टर्की भी शामिल है। टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कतर से बात की, ईरान से बात की, उसके बाद अमेरिका से बात की, और अब यूएई जा रहे हैं उनको समझाने के लिए। क्या समझाने जा रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जरूर ये समझा सकते हैं कि भैया इजराइल के चक्कर में खुद को और मिडिल ईस्ट को तबाह मत करो, ईरान पर हमले के लिए मदद नहीं करोगे, ये बात कहो। सऊदी अरबिया ने साफ कहा है कि हम अपने एयर स्पेस का उपयोग ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे, और ऐसे में यूएई से भी ये कहने की कोशिश हो सकती है। यूएई मानेगा नहीं मानेगा ये अलग बात है, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, टर्की, ये सारे मुल्क नहीं चाहते हैं, जबकि इनमें से कोई ईरान का बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, बल्कि दुश्मनियां ही रही हैं। लेकिन इनमें से कोई मुल्क नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो किसी भी तरीके से टूटे, तबाह बर्बाद हो, और वहां इजराइल का पिट्ठू जो है शाह रजा पहलवी वो गद्दी पे बैठ जाए। मैं पिट्ठू क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सीआईए की रिपोर्ट ये बताती है कि इनके बाप जब ईरान की सत्ता में थे तब भी इजराइल उनकी पूरी मदद कर रहा था, हथियार दे रहा था, पैसे दे रहा था, बदले में तेल और बाकी सारी चीजें तो मिल ही रही थी, साथ में यह भी मिल रहा था कि इराक पर हमला करने की जो उसकी पुरानी तैयारी थी उस तैयारी में मदद मिल रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाह रजा पहलवी जो अमेरिका में बैठकर अपील कर रहा है कि आर्मी 2 टुकड़ों में बंट जाए और आर्मी हमारे साथ आ जाए, जो अमेरिका के हाथ पांव जोड़ रहा है कि प्लीज सरकार हुजूर हमला कर दीजिए, वो अगर गद्दी में आएगा तो अमेरिका और इजराइल की किस तरह से बीन बजाएगा। और अब शायद सऊदी अरबिया नहीं चाहता कि इजराइल और मजबूत हो और उसके लिए अपनी दिक्कतें पैदा हों। चाहते तो यह कतर और ओमान भी नहीं है, लेकिन अमेरिका के सामने इनकी बोली नहीं खुलेगी। चलते चलते एक मजेदार आपको बात बताऊं, पिछले दिनों मैंने काफी दुनिया घूमी, यूरोप गया,
जिस मुल्क में गया उस मुल्क में मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं फलस्तीन के समर्थन में झंडे लगे हुए। डेनमार्क का वो वीडियो मैंने आपको दिखाया ही था। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर मैं था और अचानक गोरे, मुसलमान नहीं गोरे लोग वहां पर आए, लड़के थे, लड़के लड़कियां थी, और वो फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाने लगे। लेकिन इसके उलट जब मैं अभी ओमान गया तो मैं तरस गया ये देखने के लिए कि कहीं फलस्तीन के समर्थन में कोई झंडा लगा हो, कोई पोस्टर लगा हो, कोई बैनर लगा हो। जो मेरे ड्राइवर साहब थे उनसे मैंने पूछा कि भाई आप भी तो अरब हैं, फलस्तीनियों के लिए आपके सीने में दर्द नहीं है? यकीन जानिए बस उनकी आंख में आंसू नहीं आए, आवाज भर गई उनकी, और उन्होंने कहा कि हम सब फलस्तीन को लेकर बहुत दुखी हैं। ओमान का हर नागरिक फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन अगर हम कोई एहतजाज करेंगे तो हमें जेल में उठा के डाल दिया जाएगा। यानी ईसाई मुल्कों में, यूरोप में आप फलस्तीन का समर्थन कर सकते हैं, ओमान में नहीं कर सकते। और यह हालत सिर्फ ओमान की नहीं है, यह कतर की भी है, यह बहरीन की भी है, यह यूएई की भी है तो यह लगभग सऊदी अरबिया की भी, थोड़ा कम सही। उन्होंने बताया कि मस्जिदों के अंदर जरूर फलस्तीन के समर्थन में खुतबे पढ़े गए, बाकी सारी चीजें हुई, लेकिन सड़क पर फलस्तीन के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। अमेरिका का डर है, वरना ऐसा नहीं है कि ओमान के जो सुल्तान हैं उनके दिल में अरबों के लिए दर्द नहीं उठता होगा। ऐसा नहीं है कि उनको मारे जाते हुए फलस्तीनी अच्छे लगते होंगे, लेकिन अमेरिका का डर है, जानते हैं फलस्तीनियों के साथ खड़े होने का मतलब है ओमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। यह मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अरब का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो फलस्तीन के साथ दिल से खड़ा नहीं है, यूएई को छोड़ दीजिए, लेकिन बोल नहीं पाता है अमेरिका के डर से। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर ईरान भी तबाह बर्बाद हो जाए और वहां इजराइल की बस्तियां बन जाएं, यमन में इजराइल की बस्तियां बन जाएं, तो इन मुल्कों के लिए, अपने मुल्कों के जिस खुशहाली और शांति के लिए ये खामोश हैं, वो खुशहाली और शांति भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान पे हमले की जब तैयारी चल रही है तो ये मुल्क अमेरिका से प्रेशर बना रहे हैं कि हमला ना हो। अब हमला होगा नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, जहां ट्रंप जैसा पागल आदमी बैठा हो वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तो चीजें थोड़ी सी टलती हुई दिख रही हैं। आगे जैसा जब होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा, करता ही रहता हूं। द क्रेडिबल हिस्ट्री टीसीएच भी देखते रहिए, टीसीएन भी देखते रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक छोटी सी अपील है, आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, 3 रुपए रोज से भी कम। यकीन जानिए कि एक एक मेंबर हमारी बहुत बड़ी ताकत बनता है। आप अगर हमारे मेंबर बनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को दूर तक भेजेंगे, हमारी ताकत बनेंगे, तभी तो हम पूरी हिम्मत से वो सच कह पाएंगे जो कहने में अच्छे अच्छों को डर लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।